शुरुआत में थोड़े से विशेष शिक्षा से संबंधित कुछ प्रश्न कर लेते हैं। और अब शायद स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा प्रश्न। और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की तकनीकी नहीं है। ये आपको बताना है कौन सी भाषा तकनीकी नहीं होगी। निर्देशित की अच्छा, अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो मैं आपको एक बार इंग्लिश भी दिखा देता हूँ। इंग्लिश में आप लोगों का ना डाउट और भी क्लियर हो जाता होगा, है ना। तो ज़रा देखिए यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ टेक्निक ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। ठीक है, कंप्यूटर, डायरेक्टेड एक्टिविटी, न्यूज़ और पोएम, ये चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, और अब बताइए ज़रा मुझे इसका क्या सही जवाब होना चाहिए। ऑप्शन सी। ओके, ठीक है, सी। चलिए यहाँ पर सुमंत सर, निर्देशित गतिविधियाँ जो होती हैं, डायरेक्शन का अगर मैं बात करूँ तो यह एक भाषा शिक्षा की तकनीकी के अंतर्गत आता है। ठीक है, कंप्यूट एक प्रकार से अगर बात करूँ, कंप्यूट एक कंप्यूटर से रिलेट कराने वाली बात है। तो शिक्षा की तकनीक, हाँ, तो ये एक प्रकार से, हाँ, संगणक जैसी गतिविधियों में ये अपनी भूमिका निभाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा आपका सी सही माना जाएगा, है ना। सी आपका सही माना जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन आपको मिल जाता है। संप्रेषण एक टॉपिक है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा भी। शिक्षा के जो भाषा शिक्षण की तकनीकी होती है, रॉबर्ट टी टीचर ने दिया था और 1986 में दिया था। इन्होंने एक माना है प्रत्यक्ष विधि, इन्होंने माना था व्याकरण को, इन्होंने माना था संरचनात्मक दृष्टिकोण के सुझाव को, इन्होंने माना था टीपीआर। टीपीआर का मतलब होता है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, है ना। तो ये भी शिक्षा की तकनीकी ही मानी गई थी। ठीक है, और द साइलेंट कम्युनिटिव भाषा और कार्य आधारित भाषा, प्राकृतिक दृष्टिकोण, द लेक्सिकल सिलेबस, ये सारी चीज़ें जो है भाषा शिक्षा की तकनीकी में रखा गया था। ठीक है, समाचार हो गया, कविता हो गया, निर्देशन गतिविधि हो गई, ये सारी चीज़ें उसमें रखा गया था, लेकिन संगणक नहीं रखा गया था। इसलिए आपका यहाँ पर जवाब होगा जो सी सही माना जाएगा। और एक क्वेश्चन है कि प्यासे कौवे की कहानी कई तरीकों से सिखाई जा सकती है, तो यह क्या सत्य होगा। मतलब इसके परिपेक्ष से आपको पॉइंट बताना है, स्टेटमेंट। अच्छा, हाँ, बताया जा सकता है, वेरी गुड। तो सही बताया है आपने कि प्यासे कौवे के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसको लेकर एक स्पेशल एजुकेशन में या लर्निंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत एक पोसी शब्द था, उसको जोड़ा गया था। क्या आप जानते हैं पोसी शब्द? पोसी, अच्छा, ये डबल, हाँ, POSI होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर इसका नाम मैरियन और इगलर्ट ने दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पोसी जो भविष्यवाणी। अच्छा, इसके बारे में इन्होंने 1991 में बताया था। पी का मतलब था प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट को रिप्रेजेंट किया गया था भविष्यवाणी से। ठीक है, यहाँ पर ओ का अगर मैं मतलब बताऊँ तो ऑर्गेनाइज का मतलब था संगठित से रिप्रेजेंट किया गया था। ठीक है, पोशी में यहाँ पे POSSI होगा, है ना, POSSI होगा, सॉरी ई होगा, आई नहीं होगा, ई होगा। और एक एस का जो मतलब बताया गया था वो बताया गया था सर्च को लेकर, और जो दूसरे एस का मतलब बताया गया था वो बताया गया था समरलाइजेशन, जिसको आप कहते हैं समरी को लेकर, संक्षेप में बताने को लेकर, और ई को इवेल्युएट करने को लेकर बात की गई थी। मतलब कहानी के मुख्य विचारों के बारे में भविष्यवाणी आप कर सकते हैं। जैसे प्यासे कौवे की कहानी की अगर आपके उसके विचारों के बारे में भविष्यवाणी करनी तो आप कर सकते हैं उस कहानी के परिप्रेक्ष्य में। कहानी कहाँ केंद्रित है, आपकी सोच को संगठित करने की अगर बात करता है तो ये ओ करता है। तो पोसी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्निंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत ये देखा गया है। आप ध्यान रखिएगा, ये पढ़ाने का तरीका है पोसी एक प्रकार से, है ना। खोज करना यानी सर्च करना, है ना। कंकड़, जैसे कौवे ने क्या किया भाई जी, उस समय कंकड़ को सर्च कर रहा था ना, ढूंढना, खोजना, ऐसी एक्टिविटी जो होता है मुख्य भाग को बताता है कहानी में। ठीक है, ये हो जाएगा। संक्षेप यानी कहानी का मुख्य विचार क्या था, पता करना क्या था उसमें, ये चीज़ समरलाइजेशन में मिल जाती है। और मूल्यांकन तो आपको पता ही है कि हम वहाँ पर क्या करते हैं, असेस करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, ऐसी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पोशी
इंपॉर्टेंट है। तुलना करना, स्पष्टता करना, ये सभी के सभी जो है पोशी में मिलता है हमें, है ना। तो ध्यान रखना आप लोग यहाँ पर, यह एक प्रकार से अगर मैं बात करूँ तो यह कथन सत्य है, ठीक है। ऑप्शन ए सही माना जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, बच्चे के भाषा विकास के समर्थन देने वाले सबसे अच्छा स्थान कौन सा होगा। घर होना चाहिए, पार्क होना चाहिए, पुस्तकालय या इंटरनेट। हाँ, घर यहाँ पर सबसे बेटर माना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कि बच्चे के भाषा विकास का समर्थन करने के लिए सबसे अच्छा स्थान जो माना जाता है वो घर माना जाता है। पॉइंट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि बच्चे के लिए पहला शिक्षक उसके हैं डैश, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है माता पिता। हाँ, वेरी गुड। ऐसे ही प्रश्न पढ़ते ही आपको ऑप्शन में जवाब आ जाना चाहिए, ठीक है, तुरंत। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी आ रहा है, तो ये सी वाला आपका यहाँ पर सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आपसे कि एक विशेष शिक्षक का मुख्य फोकस है, मतलब आपको बताना है कि एक जो विशेष टीचर होता है उसका मेन फोकस किस चीज़ पर होता है, कि वह बहुत कम उम्र में भाषा का विकसित कर ले, कि पढ़ने की कौशल को विकसित कर ले, कि बहुत कम उम्र में भाषा का अभ्यास कर ले, कि लेखन कौशल को विकसित कर ले। क्या इसका फोकस होता है? ऑप्शन ए अभ्यास। अगर मैं आपसे कहूँ कि बहुत कम उम्र में भाषा का अभ्यास कर ले, वो कैसा रहेगा आपको? यहाँ पर सही जवाब क्या होना चाहिए? सुमन सर आप भी बता दीजिए एक बार, तो मैं बताऊँ। बी इज़ द राइट आंसर ही होगा, सही बी ही होगा, ठीक है। बहुत कम उम्र में भाषा का अभ्यास करना, तो अभ्यास मतलब प्रैक्टिस होता है, तो प्रैक्टिस वाला। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक बार और भी बताया था, भाई प्रैक्टिस वगैरह जहाँ पर मिले या जहाँ पर वातावरण या अनुभव की बात हो, वो ऑप्शन हमेशा सत्य माना जाता है। ये ट्रिक के भी माध्यम से आप लगाएं तो भी सत्य हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको समझ नहीं आ रहा तो देखो, भाषा विकसित करने का मतलब होता है कि हर एक चीज़ के बारे में जानना, भाषा के, है ना, लैंग्वेज के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में जानना। लेकिन विशेष शिक्षक जो करता है वो करता है प्रैक्टिस, अभ्यास करवाता है उन बच्चों को, है ना, ताकि वो अनुभव के माध्यम से, अवसर के माध्यम से वो चीज़ें सीख सके, इसलिए प्रैक्टिस करवाता है वो विशेष शिक्षक। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा आपका सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डैश लिखा हुआ है और उसके बाद कह रहा है किससे भाषा के संचार कौशल विकसित करने में मदद मिलती है। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पर प्रभावता जो यहाँ पे प्रवीणता लिखा हुआ है, इसके स्तर को शिक्षा के रूप में विकास करना, या अनुभवात्मक शिक्षा पर विकास करना, या कंप्यूटर सहायता अध्ययन, या अनुमानीय शिक्षा को लेकर। बताइए जरा इसका क्या सही जवाब होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर सी अनुभाज्य, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ पर जो होगा वह एक एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन या टीचिंग की बात करूँ, ये बेटर माना जाएगा, इस तरीके से आप विकसित कर सकते हैं। तो यह आपका हो जाएगा अनुभवात्मक। हाँ, डी जो है ये एक अनुमानी है, अनुमानी का मतलब होता है अन्वेषण या ह्यूरिस्टिक टेक्निक की बात करता है। और यहाँ पर जो होता है आपका संचार कौशल को विकसित करने में भाषा को लेकर, तो अनुभवात्मक जो होगा आपका ये सही माना जाएगा। बी, सॉरी सी है, यहाँ पर ये सी लिखा हुआ है, सी सही माना जाएगा। एक क्वेश्चन आपका है कि किताब पढ़ना डैश का एक उदाहरण है। मैनुअल संचार होगा, अंतर व्यक्तिगत संचार होगा, भाषाई संचार होगा, कि गैर भाषाई संचार होगा। क्या होना चाहिए? किताब पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, देखो मौखिक संचार और एक गैर मौखिक संचार होता है, वेरी गुड। किताब को पढ़ना एक उदाहरण जो है भाषाई कम्युनिकेशन को माना जाएगा, ठीक है भाई, भाषा मतलब लैंग्वेज कम्युनिकेशन माना जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर कौन सा सी नहीं होगा भाई, बी होगा, ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला। यहाँ पर जो किताबें पढ़ना होता है ये एक भाषा संचार का कम्युनिकेशन के अंतर्गत कहा जाता है, ठीक है। किताबें पढ़ना, किताबें पढ़ने से लैंग्वेज भी विकास होता है, लैंग्वेज कम्युनिकेशन भी होती है। अंतर व्यक्तिक आप ये ना समझे कि वो अपने आप से बात कर रहा है, यह एक प्रकार का उदाहरण मान ले हम इसको, ठीक है। तो इंडिविजुअल जो आधारित है, व्यक्तिगत पर आधारित है संचार, ये नहीं कहलाएगा आपका भाषाई संचार कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही माना जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं स्पीच प्लस साइन की बात करूं, यानी वॉक प्लस संकेत के माध्यम से वाचा
वाचा का मतलब एक प्रकार से जो विशेष शिक्षक है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यह एक आदर्श वाक्य बनाता है तो किस रूप में बनाता है, संपूर्ण भाषा में कि मौखिकवाद में कि द्विभाषीवाद में कि प्रकृतिवाद में। तो नहीं, जब वाक और संकेत मिलते हैं तो संपूर्ण संपूर्ण कम्युनिकेशन बनता है, संपूर्ण कम्युनिकेशन बनता है ना, संपूर्ण, हाँ, संपूर्ण कम्युनिकेशन आपका बन जाता है। ओके ओके, एक मिनट थोड़ा सा आप होल्ड रखिएगा, मेरा कॉल आ रही है, मैं बता रहा हूँ अभी आपको। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि संपूर्ण नहीं, यहाँ पे द्विभाषी नहीं होगा, ठीक है गुलाम मिर्जा सर, ये द्विभाषी नहीं होगा। वॉक स्पीच प्लस संकेत बनता है तो संपूर्ण कम्युनिकेशन होता है वहाँ पर, है ना। द्विभाषीय कहने का मतलब होता है कि जहाँ पर दो भाषाओं का प्रयोग किया जाता है वो द्विभाषी हो जाता है। ऐसे में आपको यहाँ पे मीनिंग बताने की कोशिश की जा रही थी, अर्थ बताने की कोशिश की जा रही थी आप लोगों से, है ना। तो आपका यहाँ पर जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए एक बार। कह रहा है कि अध्यापन के दौरान मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या माना जाएगा। छात्रों की तुलना करने के लिए माना जाएगा कि निर्देश में सुधार करने के लिए कि छात्रों को ग्रेड देने के लिए, निर्णय लेने में मदद करने के लिए। अच्छा प्रश्न है, सरल प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। हाँ, ऑप्शन डी सही माना जाएगा, निर्णय लेने के लिए मदद, निर्णय लेने में मदद करने के लिए अध्यापन के दौरान मूल्यांकन का एक प्राथमिक उद्देश्य माना जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 10 देख लीजिए। दर्शन शास्त्र के अकॉर्डिंग कहा गया है कि मौखिक भाषा को श्रव्य मौखिक रीति से विकसित करने की इच्छा रखता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम द्विभाषा कहेंगे, मौखिक भाषा कहेंगे, संपूर्ण भाषा कहेंगे, निर्देशित कार्यकलाप कहेंगे, बोले क्या कहेंगे, किसमें नहीं नहीं नहीं, जब मौखिक भाषा को श्रव्य मौखिक की रीति में रखते हैं, श्रव्य मतलब सुनने को लेकर, बोलने को भी लेकर, उसको विकसित करने की इच्छा रख रहे हैं आप, तो ऐसे में आप उसका संपूर्ण विकास कर रहे हैं, द्विभाषी विकास नहीं कर रहे हैं दर्शन शास्त्र के अकॉर्डिंग, दर्शन शास्त्र के अकॉर्डिंग अनुसार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा, संपूर्ण आपका कम्युनिकेशन कहलाएगा, संपूर्ण आपका संप्रेषण कहलाएगा, ठीक है। तो संप्रेषण तो है ही है जहाँ पर दो या उससे अधिक जीवित वस्तुओं के परस्पर संपर्क में जब आते हैं, जब सूचनाओं का आदान प्रदान होता है तो हम क्या करते हैं, एक प्रकार से संप्रेषण की गतिविधि को लागू करते हैं। और संप्रेषण में दो ही व्यक्ति शामिल होते हैं, एक प्रेषक होता है, एक ग्राहिता होता है। आपको पता होगा प्रेषक और ग्राहिता के बारे में, है ना। तो संप्रेषण के हालांकि, हाँ, ग्रहण करने वाला, और संप्रेषण जो होता है वो अगर मैं बात करूँ तो वो 4 टाइप का होता है संप्रेषण, कम्युनिकेशन। हालांकि कई प्रकार के होते हैं, कुछ किताबों में 4 टाइप दिए गए हैं, कुछ किताबों में 2 टाइप मिल जाते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूँ टाइपों के बारे में तो आप ध्यान रखिएगा, एक को बोलते हैं मौखिक, और जो मौखिक संप्रेषण होता है उसको वर्बल बोला जाता है। और इसी संप्रेषण में हम क्या करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग कर सकते हैं, इनकोडिंग और डिकोडिंग भी जो करते हैं वो मौखिक संप्रेषण में ही करते हैं। तो प्रश्न बनता है कि बताइए इनकोडिंग या डिकोडिंग किसको रिप्रेजेंट करता है, तो कौन से संप्रेषण को, तो आप बता देना मौखिक संप्रेषण को रिप्रेजेंट करता है। अमौखिक संप्रेषण जो होता है वो इशारे, मुख मुद्रा और हाथों के संकेत के माध्यम से उपयोग की गई जो वाणी होती है उसका प्रयोग में लाया जाता है, वह आपका क्या कहलाता है, अमौखिक संप्रेषण कहलाता है। ये दूसरा हो जाएगा आपका। तीसरा जो होता है वो एक रासायनिक संप्रेषण होता है। रासायनिक संप्रेषण में आप जानते हैं भलीभांति तरीके से, जैसे अगर चींटी की बात करो, अगर एक चींटी चलती है तो उसके पीछे पीछे अन्य चींटियाँ भी चलना शुरू कर देती हैं। रीज़न ये है कि वो एक प्रकार के पदार्थ छोड़ती हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जैसे मधुमक्खी की बात करूँ, सूंघ कर फूलों के पास चली जाती है, रस कर ग्रहण करती है। तो यह एक प्रकार का संप्रेषण है, कम्युनिकेशन है। ऐसी एक्टिविटी क्या है, संप्रेषण। और ये संप्रेषण क्या कहलाता है, रासायनिक संप्रेषण कहलाता है। ये क्या कहलाता है, रासायनिक संप्रेषण कहलाता है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखना आप लोग की, पूछा जाता है कि रासायनिक संप्रेषण भाई कौन सा है, तो उदाहरण मिल जाएगा, चींटी का मिल जाएगा, मधुमक्खी का मिल जाएगा, है ना। ऐसे एग्जाम्पल मिल जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक। और एक और संप्रेषण होता है जिसको हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय संप्रेषण बोलते हैं। और इसमें विद्युत एवं चुंबकीय संप्रेषण का जो वर्तमान में अगर मैं बात करूँ इसका कुछ उपयोग किया जाता है, तो इस संप्रेषण के साधन का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ टीवी, रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल,
विद्युत विद्युत चुंबकीय, दूस अमौखिक, अमौखिक, एक अमौखिक जहाँ पे इशारे वगैरह की बात होती है ना। तो ये चार संप्रेषण हैं, इनको आप ध्यान रखना है। संप्रेषण करने की जो मेथड्स होते हैं, विधियाँ होती हैं, एक प्रकार से श्रवण विधि होती है, एक मौखिक यानी ओरल विधि होती है, और एक ओरल और आपका ओरल प्लस श्रवण दोनों हो जाएगा। श्रवण मतलब हो जाएगा आपका अवरण, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, श्रवण और मौखिक ये दोनों एक प्रकार की विधि के रूप में जानी जाती है। संप्रेषण की विधियाँ अगर पूछा जाए तो इस तरीके से आप उसे बता सकते हैं कि ये विधि हैं, ठीक है। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान में रखना है। और देखो, जो मैंने टोटल संप्रेषण आपने अभी क्वेश्चन में देखा है, कई जगह पे बार बार वही आ रहा है कि भाई संपूर्ण संप्रेषण, संपूर्ण संप्रेषण। तो संपूर्ण संप्रेषण जो होता है उसका मतलब ये होता है कि मौखिक और हस्तचलित विधि दोनों उसमें मिश्रित होती है, ठीक है, ऐसे संप्रेषण में। तो इस संप्रेषण को प्रभावित करने वाले ऐसे बहुत सारे कारक भी हैं, जैसे स्रोत हो सकते हैं, रिसोर्सेज हो सकते हैं, संप्रेषक की विशेषताएं हो सकती हैं, सूचनाओं का विषय वस्तु हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मिल जाती है हमें, ठीक है। तो ये बेसिकली जो पूर्ण संप्रेषण होता है वो श्रवण विकलांग या श्रवण दिव्यांग या मानसिक दिव्यांग बच्चों के लिए ये जो है बेसिकली यूज़ की जाती है। और उस समय संपूर्ण संप्रेषण के रूप में इन्होंने, क्या नाम था उनका, डेंटन नाम था, एक विद्वान थे, मैरीलैंड स्कूल के विद्वान थे, शिक्षाविद थे वो, डेंटन नाम था। इन्होंने ही संपूर्ण संप्रेषण के बारे में बताया था, ठीक है। तो बधिर व्यक्तियों के उपलब्ध में सभी संप्रेषण विधियों का ज्ञान और सभी कौशल का विकास करना, ऐसी बात कही जाती थी उसमें, ठीक है। तो ध्यान रखना ये सारी की सारी बातें। संपूर्ण संप्रेषण है ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा एग्जाम के लिए, है ना, पूछा जा सकता है आप लोगों से, है ना। और आज का जो फिर हमारा टॉपिक हो गया कि दृष्टि दोष के प्रकार के बारे में अगर मैं बात करूं, तो देखो यहाँ पे 3 टाइप होते हैं दृष्टि दोष के, है ना। एक देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं, एक फोकसिंग प्रॉब्लम होता है आपका, रिफ्रैक्टिव एरर्स होता है जिसको आप कहते हैं ध्यान केंद्रित करने की समस्या और अपवर्तक त्रुटियां कहते हैं। दूसरा होता है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू आईज मोमेंट, जिसको आंखों को हिलने डुलने की जुड़ी समस्या भी कहते हैं। तो ये 3 टाइप की समस्याएं आपको देखने को मिलेगी दृष्टि से संबंध में, है ना। एक होता है आंखों के खास हिस्से में जुड़ी समस्याएं, जैसे आयरिस में जुड़ी समस्याएं, कॉर्निया से जुड़ी समस्याएं क्या हैं, तो ये एग्जाम में प्रश्न बनाए जाते हैं, पूछे जाते हैं, है ना। दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर। तो अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं सभी के बारे में थोड़ा सा, है ना, एक एक करके सभी के बारे में थोड़ा सा। देखिए, अगर मैं आपसे अब बात करूं तो देखिए यहाँ पर जो फोकसिंग प्रॉब्लम्स है उसके संबंध में कौन कौन सी जो है हमें डिसेबिलिटी देखने को मिल सकती है दृष्टिबाधिता में। तो आपने देख रहे होंगे आपके सामने जो एक प्रकार से कजस है वो दिखाई दे रहा है मायोपिया का, मायोपिया का, यानी एक प्रकार से अगर मैं कहूँ दृष्टिबाधिता के टाइप्स को भी आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं, है ना इसको। तो आप जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष से जो ग्रसित व्यक्ति होता है वो पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, परंतु दूर की जो वस्तुएं होती हैं वो देख नहीं पाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। ये चीज़ आपको तो अच्छे तरीके से आता होगा, है ना। तो व्यक्ति को पास की वस्तुएं दिखाई देती है किंतु दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है, और ऐसी कंडीशन बेसिकली बच्चों में 10 से 16 वर्ष की आयु में मिल जाती है। और इसमें कौन से लेंस के प्रयोग करेंगे आप लोग, तो अवतल लेंस की ज़रूरत पड़ती है इसमें, ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। और जिन लोगों को 2 मीटर या 6.6 फीट की दूरी के बाद चीज़ें की जो है धुंधली दिखाई देती है, उन्हें हम कह देते हैं मायोपिया। तो प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि मायोपिया को लेकर अगर 2 मीटर या 6.6 फीट की दूरी के बाद की चीज़ें अगर धुंधली दिखाई दे रही तो क्या आप उन्हें क्या नाम देंगे, तो उनको आप मायोपिया का नाम दे सकते हैं। ऐसे प्रश्न बनेगा आप लोगों से, ठीक है। गोले का व्यास, हालांकि मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ कल वाली क्लास में भी। ज़रा मुझे बताइए ये जो गोले का व्यास होता है वो कितना होता है, व्यास बताइए ज़रा कितना होता है। 2.3, हाँ। तो उस समय देखिए इस गोले का अगर व्यास बढ़ जाता है, ये गोले का व्यास किस में बढ़ता है, मायोपिया में बढ़ता है। एग्जाम में प्रश्न बनते हैं ये गोले का व्यास किस में बढ़ता है, तो मायोपिया में बढ़ता है ना। अब मान लीजिए ये रेटिना है, अब इस रेटिना पर वो नहीं बन पा रहा है इमेज, और उससे पहले इमेज बन रहा है, तो ये एक प्रकार की मायोपिया बता रहा है, दर्शा रहा है। और यदि मैं ये जो लेंस दिख रहा है अवतल लेंस, अगर यहाँ पे लगा दूँ
तो सीधा ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पे इमेज के बजाय सीधा रेटिना पे बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का उपचार के रूप में हम इसे देख सकते हैं, इसके ट्रीटमेंट के रूप में, ठीक है ना। एक और बात कर लेते हैं आप लोगों से, ठीक है। और ये है आपका हाइपरमेट्रोपिया, जिसको लॉन्ग साइडनेस भी कहते हैं। और ये दूर की वस्तु दिखाई देती है किंतु पास की वस्तु नहीं दिखाई देती है। तो इसमें वक्रता कम हो जाती है और गोले का जो व्यास होता है वो कम हो जाता है। तो देखो गोले का व्यास किस में बढ़ रहा था, गोले का व्यास किस में बढ़ रहा था, हाँ तो मायोपिया में बढ़ रहा था। और यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया में क्या बढ़ रहा है, यहाँ पे गोले का जो व्यास है हाँ घट रहा है, ठीक है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें आपको ये चीज़ समझनी है कि फोकस दूरी इसमें अगर हम यूज़ करें तो किस चीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं, तो उत्तल लेंस का यूज़। अब आप देख लीजिए यहाँ पर ये आइज़ बना हुआ है, इसके बाहर बन रहा है इमेज। तो आपको अगर यहाँ पर ये उत्तल लेंस का प्रयोग कर जाते हैं तो यहाँ पर इमेज बनना शुरू हो जाती है रेटिना पर, ठीक है। तो यह एक प्रकार का आपका साइडनेस भी कहा जाता है इसको, या हाइपरोपिया भी कहा जाता है इसे, और हाइपरमेट्रोपिया भी इसको बोला जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और एक सामान्य व्यक्ति 25 सेंटीमीटर की दूरी से वस्तु को देख सकता है, ये आप तो जानते हैं अच्छे तरीके से, है ना। तो इसके बारे में आपको तो पता ही है ना। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं एक और पॉइंट की बात, यहाँ थर्ड नंबर की, सेकंड पॉइंट की, पॉइंट नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं हम, है ना। अब सेकंड में अगर मैं बात करूँ आप लोग, सॉरी सेकंड नहीं ये थर्ड है ना, ये थर्ड है, सेकंड नहीं है थर्ड है। तो आप यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा ये क्या है। एक्सीटी देखिए यहाँ पर ध्यान से, एसिटी मैग्नेटिक्स, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं आबिंदुता भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या हम बोलते हैं, आबिंदुता बोलते हैं। आबिंदुता क्षैतिज दिशा और ऊर्ध्वाधर दिशा में जो वस्तुएं होती हैं वह दिखाई देती है। तो ये बेसिकली कॉर्निया में अनियमितता के वक्रता के कारण हो जाती है। तो कॉर्निया पर धूल मिट्टी वगैरह जो जम जाती है और इसकी वजह से वो क्या हो जाता है, हमें धुंधली चीज़ें दिखाई देने लगती है। तो हम इसको कहते हैं क्या, अबिंदुता बोलते हैं, ठीक है। तो इससे आप ध्यान रखिएगा, इसे हम कहते हैं एसिग्मेटिक्स में, ठीक है, मैटिक्स में इसका नाम है। यह आप ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है प्रश्न की जरा मुझे बताइए आप लोग, क्षैतिज दिशा और ऊर्ध्वाधर मतलब एक हॉरिजॉन्टल और एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दिशा में जब धुंधली दिखाई देती है तो निम्नलिखित में से कौन सी दृष्टिबाधिता का टाइप माना जाएगा। तो आप समझ जाना तुरंत कि अबिंदुता की बात कर रहा है। कॉर्निया में अगर अनियमितता का वक्रता का कारण जो बताया जा रहा है वो क्या होगा, तो आपका अबिंदुता हो जाएगा। इसमें देखो जैसे आपने देखा उत्तल लेंस अवतल लेंस उसमें लगाए जाते हैं, तो फिर इसमें कौन से लेंस लगाए जाते हैं ये प्रश्न बनाया जाता है बेसिकली ज़्यादातर। तो ये एक बेलनाकार होता है और इसी को बोला जाता है सिलेंड्रिकल लेंस भी बोला जाता है, बेलनाकार लेंस होता है, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, जैसे उत्तल लेंस अवतल लेंस होता है तो वैसे ही सिलेंड्रिकल लेंस होता है, हम इसका प्रयोग में लाते हैं। किस में लाते हैं, एसिग्मेटिज्म में लाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, अबिंदुतता में लाते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। प्रेस मायोपिया होता है, प्रेस मायोपिया को बोला जाता है जरा दूरदर्शिता बोला जाता है, और आयु बढ़ने के साथ साथ उत्पन्न होता है ये, ठीक है। और ध्यान रखना एक चीज़, जैसे उसी दोष को हम बोलते हैं क्या भाई, एक प्रकार से जरा दूरदर्शिता बोलते हैं। इसमें एक चीज़ देखना कि मायोपिया प्लस हाइपरमेट्रोपिया ये दोनों एक साथ हो सकता है इसमें, ठीक है। और कभी कभी अबिंदुता भी देखने को मिल सकती है, अबिंदुता भी, यानी जो मैंने ऊपर की तीन बातें बताई हैं वो तीनों में से इनमें से मिल सकता है प्रेस मायोपिया में। और प्रेस मायोपिया जो होता है वो इसको अगर ठीक करना है आपको तो द्विफोकसीय लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा आपको। इसको अगर आपको ठीक करना पड़ेगा तो द्विफोकसीय लेंस को, तो ऊपरी भाग को दूर करने की वस्तुओं को देखने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग में लाया जाता है, और निचले भाग जो समीप में है उन वस्तुओं को देखने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा थोड़ा सा, ठीक है ना। अभी मैं आपको ये PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा, इसको भी आप देख लीजिएगा। अब नंबर हम सेकंड की बात कर लेते हैं। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है भाई कौन कौन से पॉइंट के बारे में, हमने अभी तक 2 पॉइंट के बारे में पढ़ा है, क्लियर हो गया। हमने अभी आपसे 2 पॉइंट के बारे में जिक्र किया है। एक पॉइंट हमने बात केवल किया है फोकसिंग प्रॉब्लम, रिफ्लेक्टिव एरर्स के बारे में बात किया है कि जहाँ पे ध्यान केंद्रित करने की समस्या पर एक अपवर्तक त्रुटियाँ होती हैं। हम अब बात करने चल रहे हैं आँखों के हिलने डुलने से जुड़ी समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा, नेत्र गतिशीलता। ठीक है, एक पॉइंट। तो नेत्र गतिशीलता क्या होता है, तो ध्यान सुनिए। नेत्र गतिशीलता में यह स्थिति दूरबीन दृष्टि, द्विनेत्रीय दृष्टि में समस्याएं पैदा हो जाती हैं, जो एक वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अस्पष्ट छवि के रूप में दो छवियों को मिलाने के लिए आंखों की क्षमता को हम बोलते हैं क्या, नेत्र गतिशीलता। नेत्र गतिशीलता बोलते हैं। तो ऐसे में आप ध्यान रखना यहाँ पर कि इनकी आंखों में सुचारू रूप से चलने वाले या ठीक से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को प्रभावित करता है, और कुछ स्थितियों में बच्चों के लिए अपनी आंख को प्रभावी ढंग से प्रयोग करना मुश्किल हो जाता है, असंभव हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप कहाँ आपको देखने को मिल रहा है, आपको नेत्र गतिशीलता में मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रैबिस्मस और एक या दो आंखों के इनवर्ड और आउटवर्ड, ठीक है, डिविजन्स के कारण दोनों आंखों के एक ही बिंदु या एक ही वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने के लिए असमर्थ हो जाता है, और इसका उपचार नहीं किया जा सकता या विकार संबंधी दोष को अस्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। बेसिकली नेत्र गतिशीलता होता क्या है समझिए, यह क्षति जो होती है दूरबीन दृष्टि, इसी को हम द्विनेत्रीय दृष्टि की समस्या भी पैदा हो सकती है। हम लोग इसको बोल सकते हैं दूरबीन दृष्टि भी और द्विनेत्र दृष्टि भी। किसको, नेत्र गतिशीलता को, पहली बात। दूसरी बात आपको यह ध्यान रखना है कि ध्यान केंद्रित करने में यह अस्पष्ट छवि में दो छवियों को मिलाने के लिए आंखों की क्षमता को, आंखों के सुचारू रूप से चलने के और ठीक से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को प्रभावित कर देता है। मतलब आंखों से सही तरीके से जो उसका कार्य करता है, तो वो है एक प्रकार से क्या कर रहा है, उस पर प्रभाव डाल रहा है। तो प्रभाव डालने की वजह से यहाँ पे मुश्किलें हो रही हैं आंखों से देखने में। ठीक है, आंखों से देखने में। तो आप ध्यान रखना, ये एक चीज़ पूछा जाता है कि स्ट्रैबिस्मस एक या दोनों आंखों के इनवर्ड या आउटवर्ड डिविजन्स के कारण दोनों आंखों से एक ही वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ होता है। तो बताइए जरा, ये कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों आँखों से एक ही वस्तु को ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता दर्शाता है। असमर्थता मतलब जैसे आपको ऐसा लगेगा कि वो व्यक्ति आपको देख रहा है, बट वो किसी और को भी, उसकी नज़रें कहीं और होती है। तो नेत्र गतिशीलता यहाँ पर एक तरफ नहीं इंडिकेट कर रही है, गति उसका किसी और तरफ है। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये आँख है, मान लीजिए एक प्रकार से, तो मेरी बात को समझिए, एक तरफ इसकी जो है पिपल्स इधर है, और अगर मैं बात करूँ इसका यहाँ पर है, तो देखिए ये साइड में है, किनारे है, और ऐसे आप लोगों ने देखा। तो ये गतिशीलता किसको रिप्रेजेंट कर रही है एक प्रकार से, जरा मुझे बताइए। तो यह नेत्र गतिशीलता के अंतर्गत एक प्रकार से स्टैग्बिस्मस के अंतर्गत आता है। स्टैग्बिस्मस के अंतर्गत आता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अंतर्गत जहाँ पर आइज जो है दो तरीके से रिप्रेजेंट हो रही हैं। तो यहाँ नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो आप देखिए, आलसी आँख, मंद आँख इसको बोलते हैं, और इसका नाम है, आप ध्यान सुन लीजिए, एम्ब्लीमोपिया इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्ब्लीलियोपिया बोलते हैं। ठीक है, और ये जो होता है, या इसका उपयोग, अगर मैं आपसे बात करूं इसके उपयोग के बारे में, थोड़ा आवाज़ आप लोगों का भाई बैकग्राउंड आवाज़ आ रही है बहुत। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो देखिए यहाँ पे आलसी आँख या मंद आँख किसको हम कहते हैं, तो इसका उपयोग कमी की क्षति या कमी को संदर्भित करने को लेकर होती है। ठीक है, और भले ही वो कोई बीमारी मौजूद ना हो, उसमें बीमारी कोई मौजूद नहीं है, बट उसकी आँख जो है एक प्रकार से मंद गति काम कर रही है, तो उसकी मांसपेशियाँ असंतुलित हो जाती है। तो मांसपेशियों का असंतुलन कौन सी बीमारी को रिप्रेजेंट करता है, जो आँख की मांसपेशियाँ हैं वो असंतुलित हो गई हैं, तो कौन सी बीमारी आएगी। तो ऑप्शन में आपको लिखा मिलेगा, आपको एम्ब्लियोपिया लिखा मिलेगा, या तो हिंदी में मिलेगा आप लोगों को आलसी आँख या मंद आँख, इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। 100 में से 3 बच्चों को ये प्रभावित बेसिकली देखने को मिल जाता है, मतलब उनकी आंखें हैं जो मंद गति से काम करती है। तो इन व्यक्तियों के लिए अगर उपचार किया जाए तो ड्रॉप और चश्मा और संपर्क लेंस, कभी कभी सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ जाती है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर बात करते हूँ मैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो ये देखिए, निस्टैग्मस एक नाम है एक बीमारी का,
और निस्टेगमस एक इसकी जो हिंदी है, अच्छदोहन नाम इसका हिंदी है। और यह आंखों के बार बार होने वाली जो अनैच्छिक पेशियां होती हैं उनकी गतियां होती हैं जो आंखों की वस्तुओं को फोकस करने में कठिनाई उत्पन्न करती है। ठीक है, ये हो जाता है। और आंखों को तेजी से साइड से ऊपर और ऊपर व नीचे या एक सर्कल में हस्तांतरित कर सकती हैं। तो यह एक प्रकार का क्या हो जाता है, आपका निस्टैगमस कहलाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो पेशीय गतिविधि है वो अनैच्छिक है। ठीक है, बार बार होने वाली गतिविधियां अनैच्छिक की रूप दर्शा रही है। तो वस्तुओं पर अगर कोई चीज़ देखने की फोकस किया जाए तो उसमें कठिनाई हो रही है। तो जो कठिनाई होने की बात कर रहा है वस्तुओं पर, तो वो निस्टैगमस कर रहा है। ठीक है, ये आपका ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ यहाँ पे। तो सिक विट नाम है और ये बोला जाता है अंध खुली आंखों से देखना। अंध खुली आंखों से देखने का मतलब होगा कि इसके अंतर्गत किसी एक आंख की गति का बहुत स्पष्ट रूप से अंदर व बाहर, ऊपर नीचे की तरफ जो है भड़काव देखा जाता है। और यह स्थिति किसी भी उम्र या परिस्थितियों में हो सकता है। ये तो उम्र वगैरह नहीं या परिस्थिति वगैरह नहीं डिसाइड करता है। तो यह क्या कहलाएगा आपका, सिकविट्स। ठीक है, सिकविट कहलाएगा आपका। और इसी को हिंदी बोला जाता है अंध या अध खुली आंखों से देखना, मतलब आधी खुली आंखों से देखना, ये चीज़ें होती है, इसको बोला जाता है। ठीक है, तो किससे कहा जाता है अध खुली आंखों को देखने को? तो ये ऑप्शन में मिल सकता है, सिक विंट मिल सकता है आप लोगों को ऑप्शन में। ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूँ तो इसे स्टैग्मेस्मस भी कहा जाता है। और वह जगह जहाँ आंखें अलग अलग दिशाओं में इंगित कर रही होती हैं, वह क्या कहलाता है आपका, स्ट्रैगबिस्मस कहलाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक है फोटोफोबिया। अगर मैं बात करूं तो ये देखो प्रकाश का भय है। यदि यह बीमारी है तो तो आप वास्तव में प्रकाश से नहीं डरते हैं, और लेकिन आप इसके प्रति आप अगर असंवेदनशील हैं या कलर विजन हैं तो वह एक प्रकार का इम्पेयरमेंट हो सकता है। तो फोटोफोबिया प्रकाश के भय को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग ये। और यहाँ पर ये रियल में ये चीज़ें नहीं है कि प्रकाश जो है इसको दिखाई नहीं देता। ठीक है, लेकिन प्रति संवेदनशील होता है उसी के, और ये कलर विजन को रिप्रेजेंट करता है। तो कलर विजन इम्पेयरमेंट अगर कहा जाए तो यह एक प्रकार का फोटोफोबिया के अंतर्गत आ जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए थर्ड टाइप का आ जाएगा आई पार्ट से रिलेटेड। आई पार्ट का मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, कि कर्टिका कौन सा होता है, एक प्रकार से अगर मैं बात करूँ तो यह एक जो कर्टिका होता है ये कॉर्निया से रिलेटेड है। ठीक है, तो कॉर्निया शंक्वाकार से बीमारी कौन सी हो सकती है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सामान्य तौर पर अगर देखा जाए आंखों की ओर प्रभावित करने वाले जो दोनों कॉर्निया होते हैं वो कोन शेप में होता है और उसी शेप में ये बन जाता है। ठीक है, तो इसमें विजन जो फील्ड होता है, विजन फील्ड मैंने आप लोगों से पहले ही बता चुका हूँ विजन फील्ड क्या होता है। चलो आप लोग मुझे बताइए, विजन फील्ड आपको समझ में आ रहा है? विजन फील्ड क्या होता है? दृष्टि क्षमता का जो क्षेत्र, दृष्टि क्षेत्र होता क्या है बेसिकली, मैं आपको बताता हूँ। जो सामान्य व्यक्ति दृष्टि क्षेत्र में 180 डिग्री तक देख सकता है वो क्या एक प्रकार से हो जाता है, सामान्य क्षेत्र की बात करता है। तो अगर वहाँ पर ऐसी कोई विकृति आ रही है, नहीं देख पा रहा है, तो वह कौन सी कॉर्निया से संबंधित बीमारी होगी। तो प्रश्न बनता है कि 180 डिग्री पर अगर वो देख नहीं पा रहा है तो कौन सी विकृति हो रही है। तो पहले तो आप विजन फील्ड लगा दीजिए अगर ऑप्शन में दिया है, और यदि नहीं दिया हुआ है तो आप कॉर्निया के संबंध में जरूर लिखा मिलेगा वहाँ पर शंक्वाकार कॉर्निया करके, तो उसको आप टिक मार दीजिए। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा, सही ना। तो इससे संबंध में ही हो जाएगा। और दूसरे पॉइंट आप देख लीजिए, कॉर्निया अल्सर एक बीमारी इसी से रिलेटेड होता है और इसे केराइटिस भी बोला जाता है। ठीक है, केराइटिस के रूप में भी इसे जाना जाता है। कॉर्निया अल्सर को ही, कॉर्निया अल्सर को एक नाम है, पूछा जाता है। कॉर्निया एक खुला घाव है जैसे इसमें यहाँ पर, और यह बैक्टीरियल फिर भी फंगल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है और जिसके कारण कॉर्निया में सूजन आ जाती है और इसी के परिणाम स्वरूप ये बीमारी हो जाती है केराइटिस। ठीक है, केराटाइटिस इसको बोलते हैं।
तो कौन सी बीमारी से हो रही है भाई? कॉर्निया अल्सर से हो रही है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा, कॉर्निया अल्सर से, ठीक है। एक कॉर्निया स्क्वायरिंग होता है, और यहाँ पर आप देखिए इसमें इन्फेक्शन या तीखे घाव के कारण होता है, अपवर्तक प्रभावित हो जाता है, विजन एक्यूटी में कमी आ जाती है। तो विजन एक्यूटी होता क्या है? जिसमें जो दृष्टि तीक्ष्णता होती है, लोगों के द्वारा 20 फीट की दूरी से अक्षर पढ़ने या वस्तु को अंतर करने के रूप में मापा जाता है। तो बेसिकली दृष्टि तीक्ष्णता का जो अनुपात होता है वो ये बताता है कि एक व्यक्ति कितना अच्छे से देख सकता है, ठीक है। तो जैसे आपने कहीं कहीं देखा होगा 6/60 भी, 20/20 भी देखा होगा, 20/200 भी देखा होगा। तो ये एक प्रकार का सेनेला के आधार पे भी डिवाइड भी किया गया है, कुछ पीडब्ल्यूडी अकॉर्डिंग, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, डिवाइड किया गया है कि इसकी ये परिभाषा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जो दृष्टि तीक्ष्णता है, जहाँ पर आपको अनुपात की बात हो रही है, जहाँ पर एक व्यक्ति अच्छे से किसी वस्तु को देख पा रहा है सामान्यतः 20/20 के रूप में परफेक्ट दृष्टि से, तो आप ये आइडिया लगा लीजिए कि कॉर्निया जो स्क्वायरिंग होता है ये एक प्रकार की डिसेबिलिटी में आगे वहाँ पे प्रभावित करेगी। और ये जो होगी वो कहाँ प्रभावित करेगी? विजन एक्यूटी में इसको क्या करेगी? प्रभावित करेगी। तो विजन एक्यूटी को उससे प्रभावित करेगी, कॉर्निया स्क्वायरिंग से, तो याद रखना। और आप देखेंगे तो कॉर्निया डिस्ट्रॉफी भी है यहाँ पर, और ये डिस्ट्रॉफी भी इसी को प्रभावित करता है, और ये अनुवांशिक होता है, कॉर्निया में ये अनुवांशिक होता है, और ये भी किसको? विजन एक्यूटी को ही प्रभावित करता है, तो ये भी, ठीक है। तो इससे आप लोग ध्यान रखिएगा ऐसी चीज़ों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, अब हम बात कर लेते हैं लेंस के संबंध में, है ना, लेंस के संबंध में। अच्छा ये क्लियर हो गया ना ये सारा, आइरिस वगैरह? अच्छा नहीं, भी ये रह गया था, हाँ यहाँ तक हो गया है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, एक जलीय द्रव्य होता है, जलीय द्रव्य जानते हैं आप लोग, मैंने बताया था, इसमें भी एक प्रकार की बीमारी होती है। तो इसमें कौन कौन से? काला मोतिया, ठीक है, ग्लूकोमा भी कहते हैं। और ह्यूमंस के सामान्य द्रव्य जब, हाँ हाँ, जब सामान्य द्रव्य बढ़ जाएगा तो इसके कारण जो होता है आँख में एक ऊतक, आप कह सकते हो, डैमेज हो जाता है, तो उसके कारण से यह ग्लूकोमा या काला मोतिया हो जाता है। तो जब जलीय द्रव्य सामान्यता से अधिक बढ़ जाए, है ना, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ह्यूमस का सामान्य द्रव्य बढ़ जाना, ठीक है। ये कहाँ पर रहेगा? आपका जलीय द्रव्य में होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि लेंस है, लेंस से जो पहले था ये जलीय द्रव्य था, इसके आगे पीछे जो था कचाव द्रव्य था, ठीक है। तो ये जलीय द्रव्य से बारे में बता रहा हूँ अभी। अच्छा, इसके संबंध में देखो, बेसिकली ये एडल्ट में भी होता है, वयस्क में भी होता है, और यहाँ पर जो बुफ थलोमस, ठीक है। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो यह एक प्रकार से कॉग्निटल्स के अंतर्गत पाया जाता है, ये भी एक प्रकार की बीमारी है। तो कॉर्निया धुंधला और अपारदर्शी बन जाता है, तो कॉर्निया बाहर की ओर उभर जाता है और डबल लाइक इफेक्ट देता है। तो बच्चों में मोतियाबिंद का जो रीजन बनता है वो कौन बनाता है बच्चों में? तो ये जरूर आपको याद रखना है, ये ऑप्शन में आपको जरूर मिलेगा, बुफ थालमोस मिलेगा आप लोगों को, ठीक है, या कॉग्निटल मिलेगा। तो बच्चों के संबंध में मोतियाबिंद को लेकर तो ये आपका सही हो जाएगा, जलीय द्रव्य वाला, ठीक है। तो इसे बेसिकली अगर ठीक करना है तो ड्रॉप का नाम है इसका इलाज करने के लिए बीटा लॉकस, ठीक है, इसको ठीक करने के लिए। उसके बाद आइरिस के संबंध में भी होता है बीमारी कुछ, है ना। जैसे अगर मैं बात करूँ तो जो है आइनिरिडिया होती है, एक आँख में जो परितारिका होती है जिसको आइरिस आप कहते हैं, उसके असामान्य विकास की विशेषता को ये बताता है। और या जन्मजात और अनुवांशिक स्थिति में आइरिस अनुवांशिक रूप से पूर्णतः विकसित नहीं हो पाता है और दोनों आँखें जो है प्रभावित कर देता है, दोनों आँखों को, ठीक है। तो इसके संबंध में अगर बात करूँ तो जैसे निस्टामलस भी होता है और फोटोफोबिया भी होता है, मोतियाबिंद भी होता है, ग्लूकोमा भी होता है, ये आइरिस के आधार पे हो सकती है ऐसी बीमारी। तो ये सारी बीमारी मैं आपको बता रहा हूँ, आइस की जो पार्ट है उनके आधार पर भी आप लोग इसको ध्यान भी रखिएगा, है ना, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपको इरिटिस दिया हुआ है, तो इरिटिस की बात अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर यूलिवल ट्रैक्ट का सूजन होना जो होता है वह आपका कहलाता है इरिटिस कहलाता है। तो इसमें दर्द, प्रकाश, संवेदनाएं, धुंधली, दृष्टिकर जो होते हैं लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो यह इरिटिस के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पे बात करूँ तो
बोमा होता है और कोलोबोमा ऑफ आयरिस है, और यह पुतली की एक कीहोल का रोम होता है, और इसका कारण यह होता है कि प्रीनेटल पीरियड के समय आयरिस का पूर्णतः निर्माण नहीं हो पाता है, तो इसके परिणाम स्वरूप प्रकाश का संवेदनशीलता बढ़ने लगती है। तो विजुअल एक्यूटी में ये भी हानि पहुंचा देती है, कोलोबोमा भी, ठीक है, कोलोबोमा भी हानि पहुंचा सकती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये सारी की सारी मैं बीमारी का नाम बता रहा हूँ, एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है आप लोगों से। लेंस से संबंधित देखिए, तो अगर मैं बात करूँ तो आप देख रहे हैं कंट्रैक्ट और ये मोतिया आँख, मोतियाबिंद आँख। इसमें देखिए ये बेसिकली जो होता है अपारदर्शी होता है, और इसमें भी जो मोतियाबिंद होता है जिसको आप कलरनेस कहते हैं, होने के कारण रेटिना पर प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, तो वह एक प्रकार का मोतियाबिंद हो जाता है। तो मोतियाबिंद दो टाइप के बताया गया, कि जन्मजात भी बताया गया और बुढ़ापे में भी बताया गया। तो बच्चों के लिए ऑपरेशन किया जाता है, और आँखों का यहाँ पर अफाकिया बनाने के लिए लेंस को हटा दिया जाता है। तो अफाकिया एक चीज़ है, उसको हटा दिया जाता है, तो वहाँ पर जो है वो काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब देखिए कचाव द्रव्य से संबंधित, कचाव द्रव्य ये प्रकाश को क्रॉस करने के लिए एक, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर वेटरन्स अस्पष्ट होना चाहिए, और यदि किसी प्रकाश की अगर क्लाउडिंग जो कचाभ में होती है, तो उसी को एक विजन एक्यूटी को कम कर देता है। तो विजन एक्यूटी को अगर कम करता है तो कचाभ द्रव्य करता है, तो कचाभ अस्पष्टता के कारण भी यहाँ से एक बीमारी देखने को मिल सकती है, ठीक है, कचाभ की। और ये अगर कचाभ अस्पष्ट हो जाएगा तो इमेज सही तरीके से नहीं बनेगा, तो वह एक प्रकार से किस में दिक्कत आ जाएगी आपको, फिर विजन एक्यूटी को कम कर देगा ये, ठीक है। रेटिना पर भी देखिए आप लोग, यहाँ पर रेटिना से भी है, ठीक है। बस इतनी ही चीज़ आप देखे रहिएगा, और आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, है ना। हाँ, आज के लिए इतना ही।